शो में शामिल करते हैं और हम बात कर रहे हैं नीलेश शाह की, कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी एंड सीईओ। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। आपने कल का दिन कैसे ऑब्जर्व किया? काफ़ी क्लाइंट्स कॉल शाम को लिए थे क्या? नहीं, इस बार अजय भाई लोगों की मैच्योरिटी काबिले तारीफ है। हमने मतलब कोई पैनिक कॉल रिसीव नहीं किया। इनफैक्ट हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड में अच्छे से जम के सब्सक्रिप्शन भी आया। तो मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ लोगों की मैच्योरिटीज का। उन्हें अब मतलब उतना अनुभव हो चुका है कि जब ऐसा करेक्शन आता है तो पैनिक किए बगैर वो लोग माल बटोरते हैं, वो लोग अपने इक्विटी एलोकेशन बढ़ाते हैं। जैसे आनंद राठी जी बता रहे थे, लोग काफी समझदार हो गए हैं। ये तो कल के डेटा में भी काफ़ी विजिबल था। भले ही बाजार गिरा नेट, लेकिन डेटा ये बता रहा था कि डीआईएस ने बहुत बड़ा एक सम बाय किया, एफआई से ज़्यादा एक्चुअली। और मैंने भी काफ़ी बिग एचएनआई से शाम को बात की अक्रॉस द कंट्री। सेंस यही आ रहा था कि लोग इस वीकनेस के बाउट को भी उपयोग करना चाहते हैं अपना एसेट एलोकेशन बढ़ाने में। बट नीलेश भाई, एक स्टेप बैक लेते हैं। आपको लगता है ये मैटर अब धीरे धीरे फैक्टर्ड इन होगा और नज़र वापस अर्निंग्स और मैक्रो पे जाएगी? बट मैक्रो तो थोड़ा हिल गया है क्रूड की वजह से, भारतीय मैक्रोस। अजय भाई मार्केट की 1000 आंखें हैं। वो बहुत सारे फैक्टर्स को मल्टी प्रोसेसिंग करता है। सो एक आंख जरूर यूक्रेन और रशिया पे टिकी रहेगी। हम चाहते हैं कि इसका कोई ज्यादा एस्केलेशन ना हो, ये यहाँ से और आगे ना बढ़े। हमारी इकोनॉमी के लिए ऑयल के प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट है और इस इन्वेजन की वजह से हमारी एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट में इम्पैक्ट पड़ेगी, फिस्कल डेफिसिट में इम्पैक्ट पड़ेगी, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगी, रुपी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकती है। तो एक चीज मार्केट जरूर ध्यान रखेगा कि इस वॉर पे क्या हो रहा है, इसके एनर्जी प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। बट ऑब्वियसली अल्टीमेटली ये चीज कुछ वीक में, कुछ दिन में, कुछ महीनों में सॉल्व हो जाएगी और उसके बाद मार्केट फिर से वही अपने प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग्स और रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान रखेगा। ऑलराइट, मॉर्निंग नीलेश। प्रियंका यार, एब्सोल्युटली ये बातें बाजार में लोगों को संतोष भी जरूर देती है, लेकिन अगर ऐसे में आप कह रहे हैं कि लोग खरीद रहे हैं, बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, तो बाइंग इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा दिखा आपको? एक चीज है कि ज्यादातर लोगों ने डिफेंसिव्स के ऊपर ध्यान दिया होगा, लार्ज कैप्स ब्लू चिप कंपनीज के ऊपर ध्यान दिया होगा, और कुछ साहसी लोग होंगे जिन्होंने स्मॉल एंड मिड कैप्स करेक्शन में शायद बॉटमिंग आउट प्रोसेस देखते हुए कुछ माल लेना चालू किया होगा। बट ज्यादातर पैसा मेरे हिसाब से लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स की तरफ गया होगा। ऑलराइट, ठीक है। ब्लू चिप स्टॉक सबसे पहले रिकवर भी होंगे, यानी आप बोल रहे हैं कि इंडेक्स हैवी वेट हो, चाहे निफ्टी इंडेक्स हैवी वेट हो, बैंक निफ्टी हैवी वेट हो, या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, कुछ सेक्टर्स की तरफ अगर आपकी प्रेफरेंस दिखी हो कि इस डिप को बाय अगर आप यहाँ करना चाहिए, तो कौन सा बैंकिंग फाइनेंशियल फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए? आईटी जो ऑलरेडी बाउंस बैक कर रहा है, आप नास्डैक को भी देखें, जिस तरह से आईटी लेड रिकवरी वहां भी देखने को मिल रही है, तो कौन से ब्लू चिप्स के साथ साथ अगर सेक्टर स्पेसिफिक भी थोड़ा आप अपना व्यू शेयर कर पाए? हमारे हिसाब से इस वक्त लार्ज कैप आईटी, कुछ सिलेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, फार्मा सेक्टर, इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर, इनमें मार्केट आउट परफॉर्मेंस आने के चांसेस ज्यादा है। कुछ सेक्टर्स जिसे अवॉइड करना चाहिए, अभी भी कुछ स्टॉक्स बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हैं। इन सब के बिजनेस बहुत अच्छे हैं बट वैल्यूएशन काफी महंगे हैं। तो मेरे हिसाब से इस वक्त रीजनेबल वैल्यूएशंस वाली कंपनी पे ध्यान देना चाहिए। महंगे वैल्यूएशंस वाली कंपनी को
छोड़ देना चाहिए। हमारे साथ बने हुए हैं। मार्केट की ओपनिंग अच्छी दिख रही है नीलेश, क्या देखना चाहिए? जिस तरह से कल एक पैनिक का माहौल हमने यूएस मार्केट्स में देखा, लेकिन आईटी स्टॉक्स, और आप अगर वहां उनकी पुरानी इस मंथ की एक्सपायरी भी देखें तो उसके बाद हमने आईटी को ज्यादा गिरे हुए नहीं देखा। आईटी लेड रिकवरी वहां भी दिखी, यहां पर भी आप देखें अगर पीछे के दिनों के आईटी के वॉल्यूम्स अच्छे रहे। लार्ज कैप आईटी आप खुद भी रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए आपने वर्ड यूज किया कि साहसी निवेशक, तो क्या मिड कैप एंड स्मॉल कैप के लिए कुछ कंसर्न्स बने रहेंगे? मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी और उस लिहाज में मैंने साहसी वर्ड यूज किया। कई निवेशक एग्रेसिव होते हैं तो वो समंदर के बीच में जाके तैर सकते हैं। कुछ निवेशक कंजर्वेटिव होते हैं तो उन्हें किनारे पे ही खेलना चाहिए। यह टाइप का जो माहौल है कल जोर से नीचे गिरा था, और पैनिक अगर हम वर्ड यूज करें तो वो एफपीआई निवेशक की पैनिक थी। लोकल निवेशकों ने तो खरीदारी की, उन्होंने कोई पैनिक नहीं दिखाया। तो एफपीआई की पैनिक की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। वो लोग पिछले ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 से लगातार माल बेच रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट बनाया है, दूसरे देशों के सामने यहाँ पे दुगने से ज्यादा प्रॉफिट बनाया है। अब दुनिया भर में एक माइंडसेट बना हुआ है, जब यूएस फेड ब्याज की दरें बढ़ाता है तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालना चाहिए। इन एफपीआईज की इन्वेस्टमेंट कमेटी ने या जो सीनियर मैनेजर्स है उन्होंने अपने बच्चों को बोला होगा कि भैया इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालो, यूएस फेड ब्याज की दरें बढ़ा रहा है। अब इमर्जिंग मार्केट में जब देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत के सिवा कोई देश में पैसा बना ही नहीं है, तो यहीं से प्रॉफिट बुक करेंगे, यहीं पे माल बेचेंगे। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी एफपीआई की सेलिंग की वजह से, एफपीआई की पैनिक की वजह से इन द नियर टर्म। एंड इस करेक्शन में आप अपने इक्विटी एलोकेशन को फॉलो करिए। मेरे हिसाब से कल के लेवल से मार्केट तकरीबन 18 साढ़े 18 टाइम FY23 अर्निंग था, ये अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है। उससे नीचे जाता है तो धीरे धीरे अपनी एलोकेशन बढ़ाते रहिए, एक साथ पैसा मत लगाइए, एसटीपी करिए, और अगर उससे ऊपर रहता है जैसे आज उम्मीद है तो एक न्यूट्रल एलोकेशन बना के चलते रहिए। आपको वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट करने के कई मौके मिलेंगे। नीलेश भाई, आपका व्यू अर्निंग्स के ऊपर कैसा बन रहा है? क्योंकि एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस पे बात ये आ रही थी कि शायद ये जो क्वार्टर गॉन बाय है इसमें पीक आउट हो गया होगा, आगे ये क्वार्टर से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अर्निंग्स क्वालिटी और स्पेशली मार्जिन्स के ऊपर काफ़ी असर दिख रहा था। आपको लगता है कि ये शायद 2-4 क्वार्टर और प्रोलॉन्ग हो जाए मार्जिन प्रेशर का इशू कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे? अजय भाई, दिसंबर क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं उसके हिसाब से हम तकरीबन 740 से 750 रुपया निफ्टी अर्निंग पर शेयर FY22 की और 850 से 875 की अर्निंग निफ्टी 50 की FY23 की आती हुई दिख रही थी। बट जिस तरह से ये युद्ध की वजह से एनर्जी के दाम बढ़े हैं, मतलब हम तकरीबन 4 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट करते हैं दिन का, $10 भाव बढ़ता है तो $40 मिलियन हर दिन ज्यादा चुकाना पड़ता है। अब वो आपकी जेब से जाए, सरकार की जेब से जाए, कंपनी की जेब से जाए, बट किसी की जेब से तो $40 मिलियन प्रतिदिन निकालना पड़ता है। तो हमें लगता है कि मार्च 2022 के नतीजे में थोड़ी एडवर्स इफेक्ट दिखेगी, और फिर अगर एनर्जी प्राइसेस एलिवेटेड रही तो शायद 875 निफ्टी 50 अर्निंग पर शेयर की जगह पे 840-850 के आसपास हम चले आएंगे। ऑलराइट नीलेश, अगर यहाँ पर हम ट्रिगर्स की बात करें कि कौन से ट्रिगर्स बाजार पर अब आगे हावी हो सकते हैं, या फिर बाजार ने कितना फैक्टर इन कर लिया है मार्केट्स ने, हम यहाँ से देख रहे हैं कि ग्लोबली मार्केट्स ने मैक्रो फ्रंट को क्या पूरी तरह पूरी तरह फैक्टर इन कर लिया है? बड़े ट्रिगर्स इंडियन मार्केट के लिए, डोमेस्टिक मार्केट के लिए, यूपी इलेक्शंस भी हैं, वहाँ कैसे सिचुएशन पैन आउट हो सकते हैं? दूसरी बात, फेड की कितनी बार रेट हाइक्स होने, ये फैक्टर इन बाजार में हो चुके हैं आपको लगता है? मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने इस वक्त ये डिस्काउंट किया है कि ओमिक्रॉन की वजह से या कोई नए वेरिएंट की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में अब कोई तब्दीली नहीं आएगी, अपनी गाड़ी चलती रहेगी।
दूसरा, हमने ये अज्यूम किया है कि यूएस फेड ब्याज की दरें जरूर बढ़ाएगी, बट वो 25 बेसिस पॉइंट से मार्च में और 2022 में 3 से 4 टाइम बढ़ाएगी और 2023 में और शायद 3 से 4 बार बढ़ाएगी। बट ये जो पेस होगा रेट इंक्रीज का, वो कैलिब्रेटेड रहेगा, डिसरप्टिव नहीं रहेगा, मार्केट को शॉक नहीं मिलेगा, मार्केट को तैयार करके दिया जाएगा। तीसरी चीज जो हमने डिस्काउंट करके रखी है कि ये युद्ध की वजह से एनर्जी प्राइसेस एलिवेटेड हुए हैं और उसके बाद वो नीचे आ जाएंगे। आरबीआई ने महंगाई का दर नेक्स्ट ईयर के लिए 4.5% के आसपास रखा है। एलिवेटेड एनर्जी प्राइस की वजह से वो 5-5.5% जा सकता है, बट कुछ समय के बाद एनर्जी प्राइसेस नीचे आ जाएंगे और हमारी इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। एक और चीज मार्केट ने डिस्काउंट करके रखी है कि एफपीआई की सेलिंग कैलिब्रेटेड रहेगी, ग्रेजुअल रहेगी। उन्होंने मार्च अप्रैल 2020 से ज्यादा माल अक्टूबर 21 से फरवरी 22 के बीच में बेचा है, लेकिन प्राइस लिमिट के साथ बेच रहे हैं, किसी भी भाव पे ठोक पिट के नहीं बेच के जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जो मार्केट डिस्काउंट करके रखा है। अब एक्चुअल इवेंट इस रीजन से अच्छे आते हैं तो मार्केट ऊपर जाता रहेगा, बुरे आते हैं तो मार्केट में करेक्शन आएगा। राइट नीरज भाई, लेकिन आप तो मैक्रो डेटा को भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। ओवरऑल जो इस समय मैक्रो कंडीशन है इंडिया की, अगर ये अज्यूम करिए कि क्रूड प्राइस स्पाइक टेम्परेरी था, ओवरऑल मैक्रो काफ़ी अच्छे हैं और कैपेक्स रिवाइवल की बात चल रही है और कॉर्पोरेट अर्निंग साइकिल चलता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार आपको लगता है क्या कि कॉर्पोरेट अर्निंग साइकिल थोड़ा ड्यूरेबल नेचर का है? गवर्नमेंट का भी अपना रोल है, प्राइवेट सेक्टर भी धीरे धीरे कैपेक्स वापस आ रहा है, कंजम्पशन, आपको 3 से 5 साल की स्टोरी नज़र आती है क्या यहाँ से? डेफिनेटली अजय भाई, अगर आप 5 साल का व्यू ले लेते हैं तो मेरे हिसाब से भारत अपने अमृत काल में एक्चुअली स्वर्णिम दशक देख रहा है। महंगाई का दर कंट्रोल में है। पिछले 6 महीनों से हमारी महंगाई अमेरिका की महंगाई से नीचे है। हमारे फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। पेंडेमिक की वजह से हमें सब्सिडी 8 करोड़ से 7.5 लाख करोड़ करनी पड़ी, वैक्सीनेशन फ्री करना पड़ा, बट फिर भी हमने फिस्कल प्रूडेंस का पाथ नहीं छोड़ा है। हमारे एफएक्स रिजर्व्स $630 बिलियन के आसपास है। जीडीपी ग्रोथ दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे पे पहुंची हुई है। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अब रिवाइव हो रहा है। हमारी इकोनॉमी में 2 चीजें आज भी थोड़ी पीछे है पेंडेमिक लेवल से। एक कंजम्पशन जो पेंडेमिक लेवल से थोड़ा नीचे चल रहा है, और दूसरा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिन्हें पेंडेमिक लेवल से उभरने में थोड़ा समय लग रहा है। ये 2 चीजें हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक ब्रेक की तरह एक ब्रेक का पार्ट प्ले कर रही है, और अब ये एनर्जी प्राइसेस आ गए हैं। बट ये 3 चीजों को अगर आप छोड़ दे तो बाकी सारी चीजें भारत की ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये जो वॉर हो रहा है उससे एक तरफ अमेरिका और यूरोप रह जाएगा, दूसरी तरफ रशिया और चाइना रह जाएंगे, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारत बनेगा। विदेशी निवेशक अब भारत में निवेश करना और पसंद करेंगे। आज जो लोग बेच के जा रहे हैं वही लोग इससे ऊपर के दाम में खरीदने के लिए लाइन लगा के खड़े रहेंगे। इन्होंने मार्च अप्रैल 2020 में जम के बिकवाली की थी, नवंबर दिसंबर 2020 में अकल ठिकाने आ गई थी। जो आज बेच के गए अक्टूबर 21 से फरवरी 22 के बीच में, वो लोग वापस 2022 के अंत तक 2023 की शुरुआत में लाइन लेके यहाँ पे खड़े रहेंगे लेने के लिए। निदेश, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये साल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भरा रहा हो, चॉपी रहा हो, लेकिन आगे के लिए अच्छे लेवल दिखते हैं। ऐसे में क्या इस सिनेरियो को, हालांकि मार्च 2020 एक एक्सट्रीम पैनिक की सिचुएशन थी, एक अनप्रेसिडेंट इवेंट था जो बाजारों ने इनफैक्ट ह्यूमैनिटी ने कभी नहीं देखा था। ऐसे में हमने देखा कि उस वक्त सारी एसेट क्लास करेक्ट हुई थी, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें इक्विटीज पर बड़ी मार पड़ रही है। बुलियंस की तरफ, गोल्ड की तरफ, वहां रुझान अच्छा है, वो सेफ हेवन है। गोल्ड ईटीएफ में आप इस वक्त जो निवेश देख रहे हैं, इस साल का लगभग $750 करोड़ अब तक निवेश हो चुका है गोल्ड ईटीएफ, प्रीशियस ईटीएफ्स में, तो वो भी एक अच्छी एसेट क्लास ऑप्शन होनी चाहिए। हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि जब
विश्व में अनसर्टिनिटी बढ़ती है तो प्रेशियस मेटल्स में प्राइस बढ़ती है। एक तरह से पॉजिटिव कोरिलेशन है, अनसर्टिनिटी बढ़ती है, प्रेशियस मेटल्स के दाम बढ़ते हैं। हमारे हिसाब से गोल्ड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो तकरीबन 3 से 5 साल का व्यू लीजिए। आपने देखा है कि कैसे रशिया ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में यूएस ट्रेजरी को गोल्ड की तरफ तब्दील किया है। आज नहीं तो कल हमारी उम्मीद है कि चाइना भी वही रास्ता इख्तियार करेगी और अपने मैसिव $3 ट्रिलियन रिजर्व में गोल्ड को प्राधान्य देगी। सो सेंट्रल बैंक की बाइंग गोल्ड प्राइसेस को सपोर्टेड रखेगी और जब भी दुनिया में लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, ब्याज की दरें कम रहती है, तो गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट रहेगा। शायद गोल्ड की 2021 की जर्नी में क्रिप्टो की वजह से एक रुकावट आई थी, 2022 में वह भी धीरे धीरे पीछे जाती दिखती है। तो गोल्ड में हमारा निवेश का कॉल ओवरवेट है। 2021 से हम ये कॉल चला रहे हैं जब गोल्ड के दाम तकरीबन $1450-1500 के आसपास थे। उसमें 2021 में लोगों को नेगेटिव रिटर्न का भी सामना करना पड़ा, बट धीरे धीरे करके मेरे हिसाब से 3 से 5 साल के व्यू में गोल्ड में निवेश करना उचित रहेगा। ऑल राइट नीलेश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।